हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण ठाकुर आज जिस विषय को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ वो है एचपी सेट हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2015 जो है पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस जो हेल्ड किया गया था 24/7/2016 को। तो इसका जो है सॉल्व पेपर में पॉलिटिकल साइंस का आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो यह सेट हुआ था 2015 में, जिसे कंडक्ट किया गया था 24/7/2016 को पॉलिटिकल साइंस। तो जो लोग पॉलिटिकल साइंस में स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। यदि आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए या यदि आपको एचपी सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यदि आप उनकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप जो है 2019, 2018, 2017 के जो है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट पॉलिटिकल साइंस के सॉल्व्ड पेपर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पेपर 2 में कौन कौन से प्रश्न जो है इसमें पूछे गए थे। तो राजनीति विज्ञान जो है प्रश्न पत्र 2 मैं आप लोगों के बीच सॉल्व करके प्रस्तुत कर रहा हूँ। कुल इसमें जो प्रश्न थे वो 50 बहुकल्पीय जो है बहुविकल्पीय प्रश्न थे और प्रत्येक प्रश्न का जो अंक है वो 2 है। तो पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 में जो प्रश्न पूछे गए थे, पहला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन जो है वितरण न्याय का एक प्रतिपादक है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव जो जस्टिस के जो प्रतिपादक है वो है जॉन रॉल्स। जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करते हैं जॉन रॉल्स। एक का आंसर जो है सी रहेगा। इसके बाद जो है दूसरे नंबर पर दिया था कि कुछ एक जो है लेखक दिए गए थे और उनकी किताबें दी थी। तो इन किताबों और लेखकों का जो है सही मिलान करना था। तो 2 का जो एग्जैक्ट आंसर है वो है ए। इसमें जो जे.एस. मिल है, जे.एस. मिल ने जो रचना लिखी है वो है कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। दूसरे हैं माइकल वॉल्जर, माइकल वॉल्जर के द्वारा जो रचना लिखी गई है वो है स्फीयर ऑफ जस्टिस। तीसरा है रॉबर्ट नोजिक, रॉबर्ट नोजिक ने जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। और जो चौथी जो पुस्तक है वो है चौथा जो पॉइंट है वो है प्लेटो का। इनकी जो पुस्तक है वो है द लॉज। तो द जो लॉज है यह प्लेटो की पुस्तक है। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर जो है 2 का ए होगा। इसके अलावा जो तीसरा नंबर प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कि लेखकों के और किताबों का आपने जो है मिलान करना था। तो जो सबसे पहला लेखक है वो है जीन जैकस रूसो। तो जीन जैकस रूसो की जो पुस्तक है एक आंसर जो है यहाँ पर ये 2 है। और डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, ये जो है जीन जैकस रूसो द्वारा लिखी गई पुस्तक है। दूसरे है हर्बर्ट मर्क्यूज। हर्बर्ट मर्क्यूज की जो पुस्तक है वो है वन डायमेंशनल मैन। यह पुस्तक जो है मार्क्यूज द्वारा लिखी गई है। और जो तीसरा जो राइटर यहाँ पर पूछा गया है, लेखक पूछा गया है, वो पूछा है एंटोनियो ग्रामशी। तो एंटोनियो ग्रामशी ने जो पुस्तक लिखी है वो है प्रिजन नोटबुक्स। तो प्रिजन नोटबुक्स जो पुस्तक है वो एंटोनियो ग्रामशी ने लिखी है। और जो प्रिजन डायरी रचना है, प्रिजन डायरी जो है जयप्रकाश नारायण की रचना है। तो चौथा है अरस्तु। अरस्तु की जो पुस्तक है वो है निको मैकियन एथिक्स। तो यहाँ पर जो 3 का जो आंसर होगा वो जो है बी होगा। इसके अलावा जो चौथा नंबर पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस 2015 सेट में पूछा गया था वो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन उदारवादी की जो है समुदाय समीक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। तो जो उदारवाद की जो कम्युनिटेरियन जो क्रिटिक है उसका प्रतिनिधित्व करता है वो है डी। आंसर जो है 4 का रहेगा कि किसी भी राजनीतिक समुदाय के निर्माण से पहले स्वतंत्र रूप से सहमति देने वाले व्यक्तियों के बीच सामाजिक समझौता होना चाहिए। ये जो उदारवादी समुदायवादी है वो जो है कहते हैं कि किसी भी राजनीतिक समुदाय के निर्माण से पहले स्वतंत्र रूप से सहमति देने वाले व्यक्तियों के बीच सामाजिक समझौता होना चाहिए। तो जो 5 नंबर इसमें प्रश्न पूछा गया था ये जो है सूची 1 में राजनीतिक विचार दिए हैं, सूची 2 में जो है उनसे संबंधित विचार दिए गए हैं। तो सूची 1 और 2 को जो है आपने मिलान करना है कि किस विचारक ने कौन-सा विचार दिया है। तो सबसे पहला जो विचारक है वो है जो है हीगल्स। तो हीगल जो है नैतिक जीवन की बात करते हैं। और दूसरा है माइकल सैंडल। तो माइकल सैंडल जो है प्रतिक्रियात्मक न्याय की जो है समालोचना की बात करते हैं। तीसरा है मैकियावेली। तो मैकियावेली बात करते हैं गणतंत्रवादी आज़ादी की। और चौथा है लॉक। तो लॉक बात करते हैं
जो है संपत्ति के अधिकार की। और लॉक जो है संपत्ति के अधिकार में जो है यह स्वतंत्रता तथा जो है और स्वतंत्रता और जो है घूमने की स्वतंत्रता के अधिकार को भी इसी में शामिल कर लेते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा डी। 6 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि पॉलियार्की शब्द का अर्थ होता है बहुत से लोगों का शासन। तो इसके उपयोग का प्रतिपादन किसने किया? तो जो पॉलियार्की शब्द यूज़ किया गया पॉलिटिकल साइंस में, जिसका अर्थ होता है जो है बहुत लोगों का शासन, यह यूज़ किया गया था रॉबर्ट डाहल के द्वारा। रॉबर्ट डाहल ने जो है पॉलियार्की शब्द का बहुत सारे लोगों के शासन के लिए यूज़ किया था। 6 का आंसर जो है डी रहेगा। 7 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस में, ये पूछा गया था कि किसने 1960 के दशक में राजनीतिक सिद्धांत की पुनरुद्धार, रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी की जो बात करते हैं 1960 के दशक में, जो कहते हैं कि जो डिबेट है पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन के ऊपर और उसकी रिसर्जेंस के ऊपर, तो उसके जो पुनर्उभार की बात वो जो है दांते जोरमैनो करते हैं। दांते जोरमैनो अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि 1960 के दशक में जो डिबेट है उसमें जो राजनीतिक सिद्धांत है पॉलिटिकल थ्योरी है, उसका जो है अंत नहीं हो रहा है बल्कि उसका रिसर्जेंस हो रहा है। उसमें जो है नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। तो 7 का आंसर जो है सी रहेगा, दांते जर्मिनो। ये पुस्तक भी लिखते हैं इसको जो है सब्सटेंड करने के लिए। 8 नंबर प्रश्न पूछा था कि माओ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विरोधाभास जो है विरोधात्मक है, अर्थात माओ के जो विचार है उनमें कौन सा जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो जो है आपस में ऑपोजिट है, विरोधात्मक है। तो वो है समाजवादी देशों और साम्राज्यवादी देशों के बीच जो है ये कहते हैं कि विरोधाभास जो है वो विरोधात्मक है। 8 का आंसर जो है सी यहाँ पर रहेगा। अगला 9 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि जो एम एन रॉय है, मानवेंद्र नाथ रॉय ने जो अपनी इंटेलेक्चुअल जो जर्नी है, इंटेलेक्चुअल विजिट है, उस यात्रा में इन्होंने कौन सा मार्ग अपनाया? तो सबसे पहले जो एम एन रॉय की जो जीवन काल के जो चरण है, जो फेज़ है, उनको जो है सबसे पहले जो है वो राष्ट्रवादी थे। उसके बाद फिर वो मार्क्सवादी बने, फिर वो रेडिकल जो है ह्यूमनिस्ट बने, फिर वो रेडिकल जो है डेमोक्रेट जो है कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर सी रहेगा, नेशनलिस्ट, मार्क्सिस्ट, रेडिकल जो है ह्यूमनिस्ट और जो है रेडिकल डेमोक्रेट जो है। 9 का आंसर जो है सी यहाँ पर रहेगा। 10 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पवित्र यज्ञ से जोड़ा था? तो अरविंदो घोष जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इंडियन नेशनल जो मूवमेंट है, इसको जो है पवित्र यज्ञ जो है होली जो है यज्ञ से इसको संबंधित करते हैं। तो 10 का आंसर जो है सी रहेगा, अरविंदो घोष। 11 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था वो पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन नौकरशाही के बारे में जो वेबरवादी विचार है, क्योंकि नौकरशाही का जनक जो है मैक्स वेबर को माना जाता है। सबसे व्यवस्थित यदि किसी ने जो है नौकरशाही के बारे में बताया है या उसका व्यवस्थित अध्ययन किया है तो वो है मैक्स वेबर। तो नौकरशाही के बारे में, ब्यूरोक्रेसी के बारे में जो मैक्स वेबर के विचार है, इनकी कौन सी विशेषता नहीं है? तो जो विशेषता नहीं है वो है सी जो है, यह सामाजिक जो अभिजनवाद है, एलिटिज्म है, उसके आधार पर तैयार होता है। बाकी ये नहीं होता है, बाकी सारे के सारे वेबर के अनुसार जो है नौकरशाही के कार्य हैं। तो जो 12 नंबर प्रश्न पूछा गया था, वो पूछा गया था कि निम्नलिखित नीचे आपको जो है देश दिए, किस देश में जो जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल रिव्यू जो है न्यायिक जो है अवलोकन, जुडिशियल रिव्यू जो है की व्यवस्था नहीं है। तो जुडिशियल रिव्यू जिस देश में नहीं है वो है फ्रांस। तो 12 का आंसर जो है डी होगा। बाकी यूएसए में जुडिशियल रिव्यू है, ब्राज़ील में है, जर्मनी में भी है और भारत में भी जुडिशियल रिव्यू पाया जाता है। तो जुडिशियल रिव्यू एक्चुअल में है क्या? यह जो है न्यायपालिका की जो हमारी जुडिशरी है उसकी जो है एक जो है पावर है, जिसके तहत वह जो है लेजिस्लेचर की या जो है विधानमंडल के द्वारा बनाए गए ऐसे कानून जो संविधान के अनुसार नहीं हो, तो उन कानूनों को जो है जुडिशियल रिव्यू के तहत जो है जुडिशरी उनको जो है अवैध घोषित कर सकती है और उनको रद्द घोषित कर सकती है। तो 12 का आंसर जो है डी यहाँ पर रहेगा। 13 नंबर प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कहाँ सरकार की संसदीय व्यवस्था नहीं है, अर्थात नीचे आपको देश दिए गए हैं, वहाँ से में से किस देश में जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है? तो जिस देश में
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, वो है जर्मनी। 13 का आंसर जो है बी रहेगा। बाकी ब्राज़ील, मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में पार्लियामेंट्री फॉर्म पाई जाती है। 14 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि यह विचार आप किसके साथ जोड़ेंगे कि क्रांति जो है सापेक्षित जो है वंचना का नतीजा है। क्रांति जो है रिलेटिव जो है डीप्राइवेशन का परिणाम है। तो ये बात करते हैं टी.डी. गुर। जो टी.डी. गुर है ये कहते हैं कि क्रांति जो है रिलेटिव डीप्राइवेशन का परिणाम है। तो 14 का आंसर जो है यहाँ पर रहेगा टी रॉबर्ट गुर जो है इसका आंसर जो है सही रहेगा। 14 का आंसर जो है डी रहेगा। 15 नंबर प्रश्न पूछा गया था इसमें कि आलमंड की जो व्यवस्था रूपरेखा के अनुसार निम्नलिखित में से किन चार को निवेश जो है कार्य माना जाता है। तो आलमंड ने जो सिस्टम अप्रोच दी है उसमें जो व्यवस्था की जो रूपरेखा है, सिस्टम की जो रूपरेखा है उसमें जो है निवेश कार्य जो है किसको माना जाता है। तो निवेश कार्य जो होते हैं वो होते हैं सबसे पहले जो है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होगा इसमें, फिर जो है हित अभिव्यक्ति होगी, फिर जो है हित समूहन होगा और राजनीतिक संचार होगा। तो इस प्रकार 15 का आंसर जो है यहाँ पर बी रहेगा। 16 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि कुछ एक आपको जो है पुस्तकें दी थी और उन पुस्तकों के लेखकों का आपने मिलान करना था कि कौन कौन सी पुस्तकें दी है और उनका मिलान जो है आपने सही ढंग से करना था कि कौन सी पुस्तक दी है और वो किस राइटर ने लिखी है। तो जो कॉन्सेप्ट है द सिविक कल्चर जो कॉन्सेप्ट है ये गैब्रियल आलमंड और सिडनी वर्वर द्वारा दिया गया है, क्योंकि ये जो है एक अप्रोच देते हैं, ये सिद्धांत देते हैं डेवलपिंग नेशन की स्टडी करने के लिए, जिसमें वो सिविक कल्चर की बात करते हैं और वो कहते हैं कि यूके और यूएसए में जो पॉलिटिकल कल्चर है वहाँ पर जो है सिविक कल्चर पाया जाता है, जिसमें लोग जो है पॉलिटिकल सिस्टम में जो है वो पार्टिसिपेट भी करते हैं और उसमें वो भागीदारी भी अपनी निभाते हैं। दूसरा है द थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन इन लेट 20th सेंचुरी। तो जो बी का आंसर रहेगा, बी का आंसर जो है सैमुअल पी हंटिंगटन है। सैमुअल पी हंटिंगटन जो है इसका आंसर है। सैमुअल पी हंटिंगटन जो है एक पुस्तक लिखते हैं द थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन इज़ इन लेट 20th सेंचुरी, अर्थात जो लेट 20th सेंचुरी में जो देश आज़ाद होते हैं तो उन देशों में डेमोक्रेटाइजेशन जो है किस प्रकार होता है, वो लोकतंत्र को किस प्रकार अपनाते हैं। इस पुस्तक में एस पी हंटिंगटन, सैमुअल पी हंटिंगटन जो है इस पुस्तक में उसका जो है जिक्र करते हैं, वर्णन करते हैं कि इन देशों ने अपने आप को किस प्रकार जो है प्रॉस्पर बनाया है। तो तीसरा जो इसमें पॉइंट पूछा गया था मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क सिविक ट्रेडिशन इन मॉडर्न इटली। तो ये जो पुस्तक लिखी है जो है मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क सिविक ट्रेडिशन इन इटली, ये पुस्तक लिखी गई थी रॉबर्ट पुतनाम के द्वारा। जो है इसमें इन्होंने सिविक ट्रेडिशन जो मॉडर्न इटली में है उनके बारे में इन्होंने लिखा था। और जो अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया था वो था द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम। तो जो पुस्तक लिखी गई है द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम, ये पुस्तक जो है लिखी गई है इमैनुअल वॉलस्टीन द्वारा। और जो पुस्तक इन्होंने लिखी है द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम, इसमें इमैनुअल वॉलस्टीन जो है जो वर्तमान विश्व व्यवस्था है उसमें जो है जो विकसित देश है वो विकासशील देशों का जो है इकोनॉमिक आधार पर किस प्रकार एक्सप्लॉयटेशन करते हैं और इस एक्सप्लॉयटेशन से डेवलपिंग नेशन और पुअर नेशन जो है अपने आप को किस प्रकार जो है बच सकते हैं किस प्रकार की क्रांति द्वारा, ये वो जो है इस पुस्तक में बताते हैं द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम। ये पुस्तक जो है इमैनुअल वॉलस्टीन ने लिखी है और ये जो है मार्क्सिस्ट जो है विचारक है इमैनुअल वॉलस्टीन। तो इस आधार पर इसका आंसर जो है बी रहेगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया था इसमें प्रश्न नंबर 17 पूछा गया था कि जो है निर्भरता सिद्धांत के साथ आपको जो है किसको आप जो है निर्भरता सिद्धांत के साथ जोड़ेंगे, डिपेंडेंसी थ्योरी के साथ जो है आपको किसको जोड़ेंगे। तो जो इंटरनेशनल रिलेशन में जो डिपेंडेंसी थ्योरी दी है, निर्भरता सिद्धांत जो दी है वो जो है उनमें जो है फर्नांडो कार्डोसो ये भी डिपेंडेंसी थ्योरी से हैं। आंद्रे गुनर फ्रैंक जो है ये भी डिपेंडेंसी थ्योरी से संबंधित है। सामिर आमीन भी डिपेंडेंसी थ्योरी से संबंधित है। तो 17 का आंसर जो है यहाँ पर डी होगा, क्योंकि ये सारे के सारे विचारक जो है डिपेंडेंसी निर्भरता थ्योरी से जुड़े हुए हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में निर्भरता सिद्धांत है ये सारे के सारे विचारक जो है वो सिद्धांत प्रस्तुत
करते हैं। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ कि कुछ एक लेखक है, उनकी पुस्तकें हैं, तो आपने लेखक की पुस्तकों को मैच करना है कि उस लेखक ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो सबसे पहला लेखक है क्रेन ब्रिंटन। तो क्रेन ब्रिंटन की जो पुस्तक है वो है द एनाटॉमी ऑफ रेवोल्यूशन, क्योंकि क्रेन ब्रिंटन जो है क्रांति के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं कि क्रांति जो है किस प्रकार आती है, इसके द्वारा जो है सोसाइटल चेंजेस क्या क्या आते हैं। तो क्रेन ब्रिंटन की जो पुस्तक है वो है द एनाटॉमी ऑफ रेवोल्यूशन, इसके बारे में लिखते हैं। दूसरा है बैरिंगटन मूर जूनियर। तो इसकी इनकी जो पुस्तक है वो है सोशल ओरिजिन्स ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी। सोशल ओरिजिन्स ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी, ये पुस्तक जो है बैरिंगटन मूर जूनियर की पुस्तक है। तीसरा है थेडस्कोपल, और थेडस्कोपल की जो पुस्तक है वो है स्टेट एंड सोशल रेवोल्यूशन की बात जो है थेडस्कोपल करते हैं। स्टेट एंड सोशल रेवोल्यूशन जो है इनकी पुस्तक है। और चौथा जो राइटर है वो है चार्ल्स टिल्ली। चार्ल्स टिल्ली पुस्तक लिखते हैं फ्रॉम मोबिलाइजेशन टू रेवोल्यूशन। तो ये यहाँ पर जितनी भी सारी आपके सामने पुस्तकें दी है, ये सारी की सारी पुस्तकें जो है क्रांति के सिद्धांत से संबंधित है, और ये सारी के सारे विचारक जो है क्रांति से ही संबंधित है, ये क्रांति के बारे में ही बात करते हैं। 19 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि जो है निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत का प्रतिनिधित्व नहीं है। आपको कुछ एक स्टेटमेंट दी है, उनमें से आपने बताना है कि कौन सा जो सिद्धांत है वो एलिटिस्ट थ्योरी, जो एलीट थ्योरी दी गई है पॉलिटिकल साइंस में, एलीट थ्योरी का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो जो अभिजन सिद्धांतकार है, इसका आंसर जो है 19 का सी रहेगा। अभिजन सिद्धांतकार इस बात पर बल देते हैं कि अभिजन के प्रभुत्व का बुनियादी आधार आर्थिक सत्ता तथा उसकी पहुंच होती है। ऐसा नहीं है जो एलीट थ्योरिस्ट है, क्योंकि वो जो है इकोनॉमिक आधार पर जो है आर्थिक सत्ता को नहीं मानते हैं, बल्कि एलीट मानते हैं कि एक बार सत्ता जब एलीट ग्रुप के हाथ में आ जाती है तो वो सत्ता को इस प्रकार जो है उसको तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, अर्थात सत्ता को इस प्रकार चलाते हैं कि जो है लोगों को ये लगता है कि वही लोग जो है एकमात्र है जो सत्ता को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और सत्ता उनके पास ही घूमती रहती है। तो इसलिए इसका आंसर जो है सी यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यह अभिजन सिद्धांत का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। बाकी सारे के सारे पॉइंट जो है जो एलीट थ्योरिस्ट है उनसे मेल खाते हैं। 20 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था इसमें वो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश अपने चुनावों में अग्रता ही विजेता है। जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, इसको सर्वाधिक मत प्रणाली भी कहा जाता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहा जाता है इसको, या इसके साथ इसको जो है सर्वाधिक मत प्रणाली भी कहा जाता है। तो इनमें से जो देश जो है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का अनुसरण नहीं करता है वो है जर्मनी। जर्मनी में जो है इस प्रणाली द्वारा जो है नेताओं को या जो है जर्मनी में जो है सदस्यों को जो है विधानमंडल और वहाँ के जो है संसद के लिए नहीं चुना जाता है। बाकी यूएसए, इंडिया में तो फर्स्ट पास द पोस्ट के द्वारा जो है विधानसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, इवन जो पंचायत के चुनाव है वो भी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के द्वारा जो है यहाँ पर करवाए जाते हैं। और यूके में भी चाहे वो प्रेसिडेंट की पोस्ट हो, यूके में सॉरी प्रेसिडेंट तो नहीं है, वहाँ पर क्राउन है, चाहे वो प्रधानमंत्री की पोस्ट हो, इसके अलावा जो है वहाँ की संसद के लिए जितने भी सदस्य चुने जाते हैं वो सारे के सारे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, चुनावों में अग्रजता ही विजेता जो है इस सिस्टम के द्वारा चुने जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है कि सर्वाधिक मत प्रणाली, इसमें क्या होता है कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, जो चुनाव क्षेत्र होता है, चुनाव क्षेत्र इसमें एक सदस्य होता है। एक सदस्य जो है चुनाव क्षेत्र का क्या अर्थ है इसमें, मान लो एक चुनाव क्षेत्र से जो है 10 कैंडिडेट जो है चुनाव लड़ रहे हैं, तो 10 जो है कैंडिडेट में मान लो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है वोट देने वाली लोगों की संख्या 1000 है। तो 1000 में से इन 10 कैंडिडेट को सबसे पहले जो व्यक्ति सबसे सर्वाधिक मत प्राप्त कर देता है, अर्थात सबसे पहले वो जो है सर्वाधिक मत प्राप्त कर लेता है, तो वही सिर्फ एक व्यक्ति जो है विजयी घोषित हो जाता है। इसलिए इसको एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र कहा जाता है कि एक चुनाव क्षेत्र में चाहे 10 उम्मीदवार खड़े हो, 20 उम्मीदवार खड़े हो,
लेकिन जीतेगा एक ही उम्मीदवार। तो इसलिए कहा जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। पोस्ट का अर्थ क्या है, अगर आप रेस देखते हैं 100 मीटर रेस, तो जो सबसे पहले रस्सी को पकड़ लेता है तो वह विजयी घोषित हो जाता है। तो इसमें भी एक पोस्ट जो है यहाँ पर जो है एक सिंबल है, एक अलंकार है कि एक जो है निम्न सीमा तय की गई होती है कि जिस व्यक्ति ने सबसे पहले जो है इतने जो वहाँ पर जो कुल मत हैं उनमें से सबसे अधिक मत प्राप्त कर लिए तो वो विजयी घोषित हो जाता है। तो जिस देश में इसका अनुसरण नहीं होता है चुनावों के लिए, वो जर्मनी है। बाकी चाहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, यूनाइटेड किंगडम हो, इन सभी देशों में जो है ये फर्स्ट पास द पोस्ट, इसको जो है सर्वाधिक मत प्रणाली भी कहा जाता है। यह प्रणाली जो है यहाँ पर जो है राजनेताओं को चुनने के लिए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो जो है एमएलए हो, एमपीज हो, इन सबको चुनने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो 20 का आंसर ए नहीं होगा, बाकी इसमें सारे रहेंगे। 21 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि स्वराज पार्टी का पूरा नाम क्या था। तो जो स्वराज पार्टी था इसका पूरा नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। तो 21 का आंसर जो है बी रहेगा, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। 22 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य अंकित है। तो जो फंडामेंटल ड्यूटी है भारतीय संविधान में, वो भारतीय संविधान के जो है भाग 4A अनुच्छेद जो है आर्टिकल 51A में जो है भारतीय संविधान में 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है कि भारत के नागरिकों को जो है 11 प्रकार की फंडामेंटल ड्यूटीज़ का प्रावधान किया गया है कि जब भी कोई भारत का नागरिक जो है अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, वह इन मौलिक कर्तव्यों को ज़रूर ध्यान में रखे। और ये जो है भाग 4A अनुच्छेद जो है 51A में जो है ये शामिल किए गए हैं। तो जब भारत का संविधान बना था तो उस समय ये जो है 8 थे, लेकिन इसमें जो है बाद में 3 जो है मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिए गए हैं। 23 नंबर प्रश्न पूछा था कि सभी को कहने का अधिकार है, किसी को सुनने का अधिकार नहीं। यह वाक्यांश साधारणतया भारत में किस संसदीय व्यवहार से संबंधित है? अर्थात सभी को कहने का अधिकार है लेकिन किसी को सुनने का नहीं। तो जब जो है भारत में जो है जब जो है संसद के सत्र हो रहे होते हैं तो उसमें जो ज़ीरो आवर होता है, ज़ीरो आवर जो जिसको कहते हैं, तो ज़ीरो आवर में क्या होता है कि सभी मंत्रियों को जो है एक दूसरे से प्रश्न पूछने का अधिकार होता है। वो एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं विभागों के संबंध में, लेकिन कोई एक दूसरे को सुनता नहीं है क्योंकि सभी क्वेश्चन एक दूसरे से पूछते हैं। इसलिए कहा गया है सभी को सुनने का अधिकार है, किसी को सुनने का नहीं। सभी को कहने का अधिकार है लेकिन किसी को सुनने का नहीं, क्योंकि सभी जो है ज़ीरो आवर में शून्यकाल जब संसद में चलता है तो इसमें सभी मंत्री एक दूसरे से प्रश्न पूछने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कोई एक दूसरे को नहीं सुनता है। तो इसलिए जो है ये भारतीय जो है परंपरा है, जो शून्यकाल है, भारतीय संसद की देन है भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में। तो 23 का आंसर यहाँ पर बी रहेगा, शून्यकाल। 24 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि अब तक जो है केवल एक भारत के राष्ट्रपति जो है निर्विरोध चुने गए हैं। तो जो अनअपोज्ड जो राष्ट्रपति अब तक चुने गए हैं भारत के, जिनको जो है सर्वसहमति से चुना गया था, वो थे श्री जो है नीलम संजीवा रेड्डी। तो नीलम संजीव रेड्डी जो ऐसे भारत के जो है राष्ट्रपति थे जिनको जो है निर्विरोध चुना गया था। तो 24 का आंसर जो है यहाँ पर सी रहेगा। 25 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। तो जो 73वां संवैधानिक संशोधन है, 73वां संवैधानिक संशोधन जो है 2 स्तरों पर पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था करता है। एक तो यह व्यवस्था करता है गांव स्तर पर। गांव स्तर पर यह जो है जो गांव स्तर पर जो पंचायती राज जो प्रणाली है, विलेज स्तर पर यह 3 प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करता है। एक जो है गांव स्तर पर यह जो है ग्राम पंचायत की बात करता है, ठीक है। ब्लॉक स्तर पर यह पंचायत समिति की बात करता है, और जो है जिला स्तर पर यह जिला परिषद की बात करता है। 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा विलेज के लिए जो है 3 स्तरीय ढांचा अपनाया जाता है, और जो अर्बन क्षेत्र में है, अर्बन क्षेत्र में भी 3 स्तरीय ढांचा अपनाया जाता है। सबसे पहले जो है नगर पालिका, फिर जो है नगर परिषद, और तीसरे नंबर पर यह जो है नगर जो है निगम की बात करता है। तो जो 73वां संवैधानिक संशोधन है यह 1992 में अस्तित्व में आता है, और 1993 में यह लागू होता है। तो यह भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था को जो है 3 स्तरों पर यह जो है
चलाता है। तो इसमें जो है आपसे पूछा गया था जो प्रश्न, तो प्रश्न पूछा गया था और जो 73वां जो संवैधानिक संशोधन है, यह भारतीय संविधान में जो है एक जो है भाग जोड़ता है, भाग 9 और भाग 9 ए, जिसके तहत जो है पंचायती राज संस्थाएं जो है ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर पर जो है उनकी व्यवस्थाएं जो है करता है और उनको जो है इसमें शक्तियाँ दी गई है। तो यहाँ पर जो 73वें संवैधानिक संशोधन की विशेषता नहीं है, वो है पंचायतों को हटाने की ग्राम सभा की शक्ति, क्योंकि पंचायतों को ग्राम सभा नहीं हटा सकती है। बाकी जो है 73वें संवैधानिक संशोधन में पंचायतों के लिए अनिवार्य चुनाव होंगे, पंचायतों के लिए दी गई विषयों में जो है उनको जो है आवंटन दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है निम्न में से कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची में उल्लेखित नहीं है? तो भारतीय संविधान में जो सेंटर स्टेट रिलेशन है, उनको जो है 3 लिस्ट के द्वारा जो है उनको विभाजित किया गया है। एक है केंद्र सूची, जिसको जो है यूनियन लिस्ट कहते हैं, यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट, और इसके अलावा एक होती है रेजिड्यूरी पावर। तो जो यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट पर जो है सेंटर कानून बनाती है, स्टेट लिस्ट पर जो है स्टेट कानून बनाएगा, लेकिन कुछ एक संदर्भ में सेंटर भी कानून बना सकती है यदि स्टेट जो है यह कानून पास करके दे दें कि जो है आप स्टेट लिस्ट के इस राष्ट्रीय महत्व के विषय पर कानून बना लो। तीसरा है जो है कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट पर जो है केंद्र का जो है केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। रेजिड्यूरी शक्तियाँ जो है ये सेंटर के पास रहती है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं है? तो जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता है, यह जो है कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है। इसके अलावा अगला प्रश्न पूछा गया था 27 नंबर, संविधान के किस केस में जो है आधारभूत ढांचा, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन किया गया है, तो वो किस जो है केस के द्वारा आया है? तो केशवानंद भारती केस आया था 1973 में। तो इस जो है केस के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर का, कि कॉन्स्टिट्यूशन के एक बेसिक स्ट्रक्चर का जो है कॉन्सेप्ट लाया था कि जो है जब भी संशोधन होगा तो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं होगा, बाकी पार्ट में जो है संशोधन किया जाएगा। इसके अलावा जो अगला प्रश्न पूछा गया था, वो पूछा गया था प्रश्न नंबर 28, सदस्यता के आधार पर भारत का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन कौन है? अर्थात ये पूछा गया था कि मेंबरशिप के बेस पर भारत का सबसे बड़ा जो ट्रेड यूनियन है, व्यापार संघ है, वो कौन सा है? तो ये है बीएमएस। तो जो बीएमएस है, ये जो है सदस्यता के आधार पर भारत का जो है सबसे बड़ा जो है ट्रेड यूनियन है। अगला प्रश्न पूछा था कि जो है चुनाव आयोग की दलीय वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक दलों की वर्गीकृत श्रृंखला नहीं है? तो जो भारत में जो राजनीतिक दलों का पंजीकरण होता है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के दल हो, चाहे वो राज्य स्तर के दल हो, चाहे वो जो है पंजीकृत अमान्य जो है रिकॉग्नाइज्ड जो है जो है रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड जो है इनको पार्टीज़ कहा जाता है। तो इसमें जो है क्षेत्रीय दल नहीं आते हैं, बल्कि जो वर्गीकरण किया जाता है वो 3 प्रकार से होता है। पहले नंबर पर राष्ट्रीय दल, फिर दूसरे नंबर पर राज्य दल और तीसरे नंबर पर पंजीकृत जो है अमान्य दल है, रजिस्टर्ड जो है मतलब अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है। तो 29 का आंसर जो है यहाँ पर सी रहेगा। अगला प्रश्न पूछा गया था स्वीप प्रोग्राम से आप क्या क्या तात्पर्य है? तो जो स्वीप प्रोग्राम है, यह जो है सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल जो है पार्टिसिपेशन है, ये इसका जो है पूरा का पूरा एक्रोनियम फुल है। तो 30 का आंसर जो है डी रहेगा। 31 नंबर प्रश्न पूछा था कि एक पृथक विषय के रूप में लोक प्रशासन को सर्वप्रथम किस देश में आरंभ हुआ? तो एक सेपरेट जो है सब्जेक्ट के रूप में, एक सेपरेट जो है सब्जेक्ट के रूप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे पहले जिस देश में आरंभ हुआ था वो अमेरिका में हुआ था। तो अमेरिका के जो विद्वान हैं उन्होंने सर्वप्रथम जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक जो है एक पृथक विषय के रूप में, एक सेपरेट ऑटोनॉमस विषय के रूप में सबसे पहले जो है इसको प्रस्तुत किया था। तो इसका उत्तर यहाँ पर जो है 31 का डी रहेगा। 32 नंबर प्रश्न पूछा गया था, 32 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कि
ये पूछा गया था कि निर्णय जो है सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो जो डिसीज़न मेकिंग थ्योरी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो डिसीज़न मेकिंग थ्योरी से निर्णय निर्माण सिद्धांत से जो जुड़े हुए हैं, वो है हर्बर्ट साइमन। तो 32 का आंसर जो है यहाँ पर ए रहेगा। 33 नंबर प्रश्न पूछा गया था, प्रशासन में जो साला मॉडल है, एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में जो साला मॉडल देते हैं एफडब्ल्यू रिग्स। और इस जो है मॉडल के तहत जो है जो डेवलपिंग नेशन है और जो डेवलप्ड नेशन है, उन नेशंस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरीके से फंक्शन करता है। तो रिग्स ने जो है इस जो है मॉडल से यह अध्ययन करने का प्रयास किया। अगला प्रश्न नंबर 34 पूछा गया था कि हाउसकीपिंग कार्य मुख्यतः एजेंसी से संबंधित है। तो जो हाउसकीपिंग कार्य किए जाते हैं वो किए जाते हैं ऑक्सिलरी जो एजेंसीज होती है गवर्नमेंट के द्वारा, ये जो है हाउसकीपिंग कार्य जो है मुख्य तौर पर करते हैं। तो 34 का आंसर जो है यहाँ पर सी रहेगा। 35 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस देश में जो राज्य का अध्यक्ष होता है वो जो है शासन अध्यक्ष का पद एक ही कार्यालय में समाहित है। अर्थात जो राज्य का अध्यक्ष है, जो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट और जो है शासन अध्यक्ष, अर्थात जो है क्योंकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, तो वहाँ पर जो राज्य का अध्यक्ष है, राज्य का अध्यक्ष अर्थात प्रेसिडेंट, वह और जो है शासन का अध्यक्ष भी वहाँ पर प्रेसिडेंट है और राज्य का अध्यक्ष भी वहाँ पर प्रेसिडेंट है। अर्थात जो सारी की सारी जो कार्यकारी शक्तियाँ हैं वो वास्तविक तौर पर जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट के हाथों में ही है। तो इसलिए कहा जाता है कि अमेरिका में जो देश में जो राज्य अध्यक्ष है, शासन अध्यक्ष है, वह एक ही पद के कार्यालय में समाहित है। क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति एक जो है वास्तविक कार्यपालिका है। वास्तविक कार्यपालिका का अर्थ क्या है, रियल जो है एग्जीक्यूटिव का अर्थ क्या है, जब जो है शासन की शक्तियां जो है वास्तविक तौर पर जो है राष्ट्रपति के हाथ में हो और सारे के सारे आदेश वह स्वयं देता हो, तो उसको जो है वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं। और अमेरिका में राज्य का अध्यक्ष भी राष्ट्रपति है और शासन चलाने का मुख्य अध्यक्ष भी वही है। तो शासन के संबंध में सभी निर्णय वह देता है और राज्य के संबंध में भी सभी निर्णय वह देता है। तो इसलिए 35 का आंसर जो है ए रहेगा। 36 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि जो बेवर की नौकरशाही है, अर्थात जो मैक्स वेबर ने जो ब्यूरोक्रेसी का मॉडल दिया है, मैक्स वेबर जो है ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, ये जो है ब्यूरोक्रेसी के संबंध में लिखते हैं। तो मैक्स वेबर की जो नौकरशाही में जो व्यवस्था के साथ जो है मूल रूप से संबंधित नहीं है। अर्थात मैक्स वेबर ने जो नौकरशाही की जो है एक विशेषताएं बताई गई है, उनमें से आपने बताना है कि कौन सी विशेषताएं नहीं है। तो जो इनमें विशेषता नहीं है वो है कानून जो है तार्किक सत्ता व्यवस्था की बात मैक्स वेबर नहीं करते हैं। वो ट्रेडिशनल अथॉरिटी की बात मैक्स वेबर करते हैं। वो करिश्माई सत्ता की बात भी करते हैं, जैसे वो कहते हैं कि क्रिज्मेटिक लीडर होते हैं और सत्ता जो है उनके सहारे भी चलते हैं। इसके अलावा वो लीगल रैशनल जो है अथॉरिटी की बात करते हैं, कानूनी सत्ता की वो बात करते हैं। तो 36 का आंसर जो है डी रहेगा। इनमें से जो है मूल रूप से जो है नौकरशाही जो उसकी संबंधित है वो जो है कानूनी जो तार्किक सत्ता व्यवस्था है उससे संबंधित है, बल्कि वो कानूनी सत्ता की बात नहीं करते हैं, बल्कि वो कानूनी रैशनल लीगल जो है कानूनी रैशनल से तार्किक जो है और अथॉरिटी लीगल रैशनल अथॉरिटी की बात वो जो है करते हैं। तो 36 का आंसर जो है यहाँ पर डी रहेगा। 37 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि वित्त विधेयक को पारित होने में राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक जो है विलंब कर सकती है। तो जो फाइनेंस बिल है, यह जो है आर्टिकल जो जो फाइनेंस कमीशन है भारत में, वो अनुच्छेद 280 के तहत जो है स्थापित किया जाता है। और जो वित्त विधेयक है ये या तो 110 में आते हैं, आर्टिकल 110 एक और 110 एक जो है दो सब सेक्शन में, या जो है एनुअल फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट आती है वो आती है 112 में। तो जब भी कोई जो है वित्त बिल, फाइनेंस से संबंधित जो भी बिल है वो जो है लोकसभा द्वारा जो है पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाता है। और यह जो है तय करता है, जो लोकसभा का स्पीकर है वो तय करेगा कि कौन सा बिल जो है फाइनेंस बिल है, और राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही, प्रेसिडेंट की स्वीकृति से ही फाइनेंस बिल जो है लेजिस्लेटिव जो है चाहे असेंबली हो चाहे पार्लियामेंट हो, पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाता है। और लेजिस्लेटिव असेंबली में, सॉरी, राज्यपाल की अनुमति से यह प्रस्तुत किया जाएगा। तो
कहने का अर्थ मेरा ये है कि जो अगर जो है संसद में वित्त विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यसभा अधिक से अधिक जो है वित्त विधेयक को 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। 14 दिन के बाद उसको वापस जो है लोकसभा को जो है राज्यसभा को लोकसभा को यह बिल वापस भेजना पड़ता है। और ना ही राज्यसभा इस बिल में कोई अमेंडमेंट कर सकती है, ना ही इसमें कोई संशोधन कर सकती है, क्योंकि धन विधेयक के संबंध में, वित्त विधेयक के संबंध में केवल और केवल जो है लोकसभा को ही सारी की सारी शक्तियाँ प्राप्त है। तो इसका आंसर जो है यहाँ पर 37 का आंसर जो है बी रहेगा, 14 दिन। 38 नंबर प्रश्न पूछा था कि इनमें से जो है सुशासन का, गुड गवर्नेंस का जो है जो कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, गुड गवर्नेंस की विशेषता नहीं है। तो गुड गवर्नेंस की जो धारणा दी है ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के द्वारा प्रस्तुत की गई है। और इसमें जो लक्षण है गुड गवर्नेंस की, इसमें जो है लेजिटिमेसी जो है इसका एक पॉइंट है, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी जो है किस प्रकार होगी प्रशासन में, और अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही जो है उनकी किस प्रकार होगी। तो 38 का आंसर जो है डी रहेगा, ये सभी के सभी। तो 39 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि किस वर्ष जो है सूचना का अधिकार भारत में प्रभावी हुआ है। अर्थात जो आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट है, यह भारत में कब से जो है प्रभाव में आया है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट है, यह सूचना का अधिकार भारत में 2005 से प्रभावी हुआ है। भारत में 2005 से यह लागू हुआ है। तो 39 का आंसर जो है ए रहेगा, 2005। इसके अलावा पूछा है कि ओम्बड्समैन किस देश की मुख्य प्रशासनिक विशेषता थी। तो जो ओम्बड्समैन है, ओम्बड्समैन जो है भारत में भी यह पद जो है सृजित किया गया है। और सबसे पहले भारत की जिस राष्ट्र ने जो है ओम्बड्समैन, या भारत की जिस जो है प्रदेश ने ओम्बड्समैन को लाया था वो थे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने सबसे पहले इसको स्थापित किया गया था। तो ये स्वीडन से जो है ओम्बड्समैन का जो पद है, यह जो है यहाँ देश की मुख्य प्रशासनिक विशेषता थी। तो 40 का आंसर जो है सी यहाँ पर रहेगा। 41 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से एक संगठन जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो आदर्शवादी सिद्धांत का मॉडल होने के लायक है, इसकी पहचान कीजिए। अर्थात जो मॉडल आपको नीचे दिए गए हैं उनमें से जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संबंध में जो आइडलिस्ट जो सिद्धांत है, अर्थात जो आइडलिस्ट पर्सपेक्टिव को दर्शाता है, वो आपने बताना है। वो है यूएनओ। क्योंकि यूएनओ जो है एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यह आदर्शवादी सिद्धांतों का मॉडल होने के लायक है, क्योंकि यूएनओ जो है शांति जो है स्थापित करने का प्रयास करता है। तो 41 का आंसर जो है सी रहेगा यहाँ पर। 42 नंबर प्रश्न पूछा गया था, शक्ति और राष्ट्रीय हित, जो पावर और राष्ट्रीय हित है, वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के किस सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं हैं। अर्थात जो पावर स्ट्रगल है और ये जो है नेशनल इंटरेस्ट है, कौन सा सिद्धांत जो है सबसे अधिक महत्व देता है पावर और नेशनल इंटरेस्ट को। तो ये है रियलिस्ट जो सिद्धांत है। रियलिज्म जो है यथार्थवाद है, चाहे वो क्लासिकल रियलिज्म हो चाहे वो न्यू रियलिज्म हो। तो रियलिज्म की स्थापना जो है हंस जे मॉर्गेंथु करते हैं। इससे पहले भी क्लासिकल जो रियलिस्ट है उनमें हॉब्स है, या इसके अलावा मैकियावेली को है, थुसिडाइजेस डाइडस है। तो ये सारे के सारे जो है क्लासिकल रियलिस्ट है। तो जो यथार्थवादी सिद्धांत है, हंस जे मॉर्गेंथु को इसका जनक माना जाता है। इनकी पुस्तक का नाम जो है पॉलिटिक्स अमंग नेशन है। पॉलिटिक्स अमंग नेशन इन्होंने एक पुस्तक लिखी है हंस जे मॉर्गेंथु ने 1948 में। तो इसमें वो ये जो है राष्ट्रीय हित और जो है राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय शक्ति की बात करते हैं। और हंस जे मॉर्गेंथु कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के मध्य जो है संघर्ष की राजनीति है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान समय में जितने भी राष्ट्र देश हैं, चाहे 210-20 देश है, ये परस्पर जो है जो इनके राष्ट्रीय हित होते हैं, जो इनके नेशनल इंटरेस्ट है, उन नेशनल इंटरेस्ट को फॉरेन पॉलिसी द्वारा जो है फुलफिल करने का प्रयास करते हैं। तो जो शक्ति और राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत की विशेषता है वो है यथार्थवादी सिद्धांत। जो रियलिस्ट है वो जो है पावर और नेशनल इंटरेस्ट को सबसे अधिक महत्व देते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, आर्म कंट्रोल का क्या अर्थ है। आर्म जो है कंट्रोल, तो आर्म कंट्रोल का जो अर्थ है वो है शस्त्रों और हथियारों के उत्पादन और बिक्री के बारे में पारस्परिक सहमति तैयार किया गया एक नियमन है, जिसको आर्म कंट्रोल कहा जाता है, ताकि जो है शस्त्र जो है ज़्यादा ना बना पाए राष्ट्र। उनका जो है कंट्रोल करने के लिए जो संधियाँ बनाई गई हैं उसको जो है आर्म कंट्रोल कहा जाता है। 43 का आंसर जो है ए रहेगा। 44 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस लेखक ने
डिप्लोमेसी पर एक जो है विद्वतापूर्ण कृति की रचना की है। अर्थात डिप्लोमेसी जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने का एक महत्वपूर्ण जो है साधन है राष्ट्रों के पास। तो जिस जो है रचनाकार ने डिप्लोमेसी पर सबसे अच्छी एक रचना लिखी है वो है हेरोल्ड निक्सन। हेरोल्ड निक्सन ने जो है कूटनीति पर एक जो है अच्छी रचना लिखी है। तो 44 का आंसर जो है सी रहेगा, हेरोल्ड जो है निक्सन। 45 नंबर पूछा गया था, डब्ल्यूटीओ जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड व्यापार संगठन ने एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था का स्थान लिया था, उसकी जो है पहचान कीजिए। तो डब्ल्यूटीओ ने 1 जनवरी 1995 को 1 जनवरी 1995 को जो है डब्ल्यूटीओ जो है गेट के स्थान पर बनाया गया था, GAAT। तो 1995 पर तक जो गेट था, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, तो इसको जो है बदल कर 1995 में जो है गेट को बदल कर जो है डब्ल्यूटीओ बनाया गया था। वर्ल्ड जो है ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया गया था 1 जनवरी 1995 को। तो जिसने जो है डब्ल्यूटीओ ने जिसका स्थान लिया था वो था गेट, जिसका नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो 45 का आंसर जो है यहाँ पर बी जो है रहेगा। 46 जो प्रश्न पूछा गया था इसमें, वो पूछा गया था कि समकालीन वैश्वीकरण का नतीजा हुआ है। तो जो कॉन्टेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन है, जो वर्तमान समय में जो ग्लोबलाइजेशन है, इसका नतीजा क्या है? तो जो कॉन्टेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन है, इसका नतीजा जो है राष्ट्र राज्य का क्षय, ये भी इसका नतीजा है। वैश्विक बाजारों में एकीकरण, जो वर्ल्ड इकोनॉमीज है उनका आपस में इंटीग्रेशन हो गया है, और जो है इससे जो है प्रवसन भी हुआ है। तो 46 का आंसर जो है डी रहेगा, ये सभी कि कॉन्टेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन के कारण जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, वर्ल्ड मार्केट है, वो एक दूसरे से लिंक हो गई है, और राष्ट्र राज्य का भी इससे जो है नेशन स्टेट का इससे जो है क्षय हुआ है। 47 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय जो लोक कानून है, इसके विकास में निम्नलिखित में से किसने एक जो है महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखा जाता है? अर्थात जो इंटरनेशनल जो पब्लिक लॉ है, इंटरनेशनल पब्लिक लॉ है, या इंटरनेशनल जो लॉ है, जिसके फादर जो है ह्यूगो ग्रोशियस को इंटरनेशनल लॉ का फादर माना जाता है। ह्यूगो ग्रोशियस जो है इंटरनेशनल लॉ के फादर है। तो जिन जो है संधियों ने इंटरनेशनल लॉ को जन्म दिया, इंटरनेशनल लॉ को जन्म, या जिन्होंने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो उनमें जो है सारी की सारी है। चाहे वो वेस्टफेलिया की संधि हो 1648 की, चाहे वो उट्रेच्ट संधि हो 1713 की, चाहे वो वर्साई की संधि हो 1990 की, इन सभी संधियों ने जो है अंतर्राष्ट्रीय लोक कानून, इंटरनेशनल लॉ को जो है एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखा है। तो अगला जो प्रश्न पूछा गया था, 48 नंबर प्रश्न, वो पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निर्भरता सिंड्रोम संलक्षण जो है जुड़ा हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो डिपेंडेंसी सिंड्रोम की बात करते हैं, डिपेंडेंसी सिंड्रोम की बात करते हैं, वो करते हैं मार्क्सिस्ट जो है डिपेंडेंसी सिंड्रोम की बात करते हैं। मार्क्सवादी परंपरा जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निर्भरता सिंड्रोम के विलक्षण से जुड़ी हुई है। 49 नंबर प्रश्न पूछा था विभिन्न संगठनों की स्थापना के कालक्रमिक अनुक्रम के अनुसार, अर्थात जो इंटरनेशनल लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशन, जो संगठन स्थापित हुए हैं, तो कालक्रम अनुसार आपने बताना था, अर्थात क्रोनोलॉजिकली आपने जो है ये बताना है कि इन संगठनों की स्थापना जो है एक लॉजिकल ऑर्डर में आपने बताना है कि सबसे पहले किसकी स्थापना हुई, फिर दूसरे नंबर पर किसकी स्थापना हुई, तीसरे नंबर पर ईयर वाइज कौन सी स्थापना हुई। तो सबसे पुराना जो संगठन है, इसका आंसर यहाँ पर 49 का आंसर जो है डी रहेगा, OAS। तो OAS है, और जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट, ये सबसे पुराना जो है संगठन OAS को माना जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट। तो सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी। ओपेक की स्थापना जो है 73 में होती है। ओपेक जो है यह तेल निर्यातक, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, चाहे इसमें ईरान हो, इराक हो, तो ओपेक जो है नामक इन्होंने एक संगठन बनाया है जो तेल निर्यातक देश है। और आसियान की स्थापना जो है, आसियान को जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसको कहा जाता है। तो आसियान की स्थापना जो है एशिया के देशों ने की है। और सार्क की स्थापना जो है 1985 में हुई है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन जो है इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार जो है जो इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनेगा, 49 का आंसर जो है डी रहेगा। सबसे पहले जो है इसमें OAS आएगा, फिर इसमें जो है ओपेक आएगा, और फिर इसमें आसियान आएगा, फिर इसमें सार्क आएगा। तो 49 का आंसर जो है
डी यहाँ पर रहेगा। तो जो लास्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था वो था, सर क्रीक निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच का द्विपक्षीय विवाद है? अर्थात किन दो देशों के बीच जो है दो पक्षीय विवाद है, दो देशों के बीच का विवाद है सर क्रीक। तो जो सर क्रीक विवाद है यह भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सीमा जो है सर क्रीक है, उसको लेकर जो है भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। तो 50 का आंसर जो है यहाँ पर ए रहेगा। तो ये था एच पी सेट 2015 पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। यदि आप जो है चैनल पर नए हैं तो वीडियो को ज़रूर आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।